हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को ख़त्म कर दिया। तो आज हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को। बेसिकली आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे अपने बोर्ड के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में है बट वो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड वालों के लिए लेक्चर 20-30 मिनट का होगा, बाकी जेई नीट वालों के लिए लेक्चर 1 घंटे का होगा। ठीक है, जेई नीट वाले बोलते होंगे कि हमसे क्या दुश्मनी है। देखो, ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तभी ना सब कुछ मिलेगा। जेई नीट कैसे मिलेगा? 30 मिनट ज़्यादा दोगे तभी ना मिलेगा, वरना फिर बोर्ड की प्रिपरेशन कर लो, क्या परेशानी है ना। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड की तरह पढ़ो और जेई नीट निकल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब होता क्या है? देखो, सपोज मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, जिसको हम बोलते हैं जीटा, जीटा बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा एन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, बेसिकली आप लोग इसको एन लिख सकते हो, बट इस एन का ये नीचे कर देना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। ये वाला ईटा था, ठीक है, अलग अलग साइन है, अभी आप लोग सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? मोल फ्रैक्शन इज, सपोज हमें कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें बोला है कि इस एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो। सपोज वो एलिमेंट है ए, तो हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, या फिर टोटल मोल्स बोल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो इनकी जगह आप लोग ऑफ कर दो। ठीक है, तो एन ए मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, टोटल मोल नहीं निकाल रहे, हम लोग मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, 49, 39, 40, ओके, 80 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O, ऐसा कोई मैं एग्जांपल आपको दे दूं और मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मुझे निकाल के दो और साथ ही में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी मुझे निकाल के दो। तो सबसे पहले हम लोग इसके मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास। मास दिया है 80, इसका मोलर मास क्या होगा? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23, 16, 39, 1, 40, तो 40। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। H2O का मोलर मास क्या होता है? H2O का मोलर मास होता है 16 + 2 18 और ये है 54, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इन NaOH। अब की बार फॉर्मूला लिख के करता हूँ, ठीक है, आगे से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ओके, तो इसको हम लोग N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, चलो मैं जीटा से ही लिखता हूँ अभी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स इन NaOH, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, इन भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलोगे तो देखो थोड़ा इजी पड़ता है ना। तो NaOH के कितने मोल है? 2। टोटल मोल्स कितने? टोटल मोल मतलब 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब आप खुद से बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा? देख के बता दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने? 3, 5। अब दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। मतलब ओके, समझ गए अच्छे से? क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। किसका निकालेंगे? जिसका हमें पता करने बोलेगा। बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो हमने मोल्स निकाले NaOH के और सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स 5 थे, तो 2/5, इसका 3/5। दोनों को जोड़ोगे 1 आ जाएगा। मतलब 1 क्या है? उसका नॉर्मल है। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे। फ्रैक्शंस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो जब एक फ्रैक्शन में सारे नंबर साइड हो जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इसको 3, 4 पार्ट, 6 पार्ट में तोड़ा गया, सारे पार्ट्स को जोड़ोगे अगर रेशियो में तो फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है ये। खैर इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, नीट वाले थोड़ा हिल गए होंगे, जेई वाले समझे होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और ऑप्शन भी देता हूँ, मुझे आंसर बताओ। ठीक है, अ सॉल्यूशन हैज, ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम हैज
46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल and remaining is water. 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 Find the sad life. What happened to the lamp? Let me ask. Okay, थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया ना, अब ठीक है. ओके हाँ, तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है और बचा हुआ तो वाटर रहेगा ही, बस मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ. ठीक है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल. केमिस्ट्री पढ़ के बेचारा लैंप एकदम परेशान हो गया है, शायद ये गर्म हो गया कब से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं. तो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ. ऑप्शन हैं आपके और आपके ऑप्शंस हैं. चलो सॉल्व करो, तब तक मैं ऑप्शंस देता रहूँगा. ठीक है, ओके. इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH, इथेन प्लस ऑल, इथाइल अल्कोहल. ठीक है, जानते होगे आप लोग. चलो फाइंड करो, मैं ऑप्शन देता हूँ. ठीक है, सॉल्व करते रहो. ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट सॉल्व करो, देखते हैं आंसर करेक्ट आता है या नहीं आता है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे. इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर है हमारे सॉल्यूशन में, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर है हमारे सॉल्यूशन में, बट ये भाषा हम लिखते नहीं, हम ऐसा लिखते हैं C2H5OH प्लस H2O है. इसका मास दिया हुआ है 46 ग्राम. 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है, तो 2 ग्राम धूल होगी. ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा, मतलब 54 ग्राम वाटर होगा, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हम लोग अब इसका मोल्स निकालते हैं. मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास. इसका मोलर मास कितना आएगा? कार्बन 2 है, 12 दूना 24 प्लस 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 16, 1 हाइड्रोजन 16, 1 17, 5 22, 4 24 46. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1. H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकालो. ये तो अब याद हो गया होगा, 54 दिया हुआ है, 18 होता है मोलर मास, तो एन आ गया इसका 3. तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन C2H5OH. कितने दे हैं? 1. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 + 3 4. नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इसके कितने हैं? 3. ठीक है, 3/4. तो पहले किसका लिखना था? वाटर का, फिर इथाइल अल्कोहल का. तो वाटर का 3/4, इसका 1/4, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा. समझ गए कैसे निकालते हैं? आ गया मोल फ्रैक्शन अच्छे से. क्या करना है हम लोगों को मास दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, मोल फ्रैक्शन पहले मोल्स हम लोग फाइंड करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सिंपल फॉर्मूला लिखो. ठीक है, सपोज हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें फाइंड करना है. तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक. चलो लिख लो इसको. चलिए, तो एक मेरे ब्रेन का क्वेश्चन है यहाँ पे. जिसने इसको कर लिया ना, समझ लो उसका ब्रेन एकदम हाईटेक लेवल पे चल रहा है. ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का है. मतलब आपको यहाँ पे कई जगह पर दिमाग लगाना पड़ेगा. बेसिकली ये जेई वालों के लिए ना, बिकॉज नीट के लिए हमें क्या करना रहता है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना रहता है केमिस्ट्री में, बट जेई वालों को कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है. तो वो अगर ये सॉल्व कर लेते हैं, नीट वाले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जेई वाले कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है. और ये तभी होगा जब आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन की होगी लेक्चर्स में. ठीक है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाएंगे. क्वेश्चन क्या है, मैं फालतू बोल रहा हूँ. मोल फ्रैक्शन H2SO4 का एक वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है, मतलब डाइल्यूट है. ठीक है, डाइल्यूट छोड़ो, H2SO4 प्रेजेंट है वाटर के सॉल्यूशन में, और H2SO4 का मोल फ्रैक्शन दिया है 2/5. बस सीधा बोल दिया पता करो मास ऑफ सॉल्यूशन, बात ही खत्म. तो करो पता, कैसे करेंगे बताओ? बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जिसने इसको कर लिया मतलब समझ लो फिर तो वो चैंपियन है ना. चलो देखते हैं कैसे होगा. एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे हैं, है ना. कल को मैं पेपर सेट करूंगा तो दूंगा. ओके, ज़्यादा बोल दिया ना. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज 2/5. हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें देखी थी जब मोल फ्रैक्शन के हम लोग आंसर ला रहे थे. पिछले ही क्वेश्चन में आंसर आया था 1/4 3/4. अच्छा, अगर मैं इसको जोड़ूं तो आंसर आ रहा है, देखो नीचे 4 कॉमन हो गया, 1 + 3 हो गया, 1 + 3 4 होता है, 4/4 आंसर 1 आ रहा है. आंसर 1 आ रहा है. इसके पहले भी हमने जब एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर 1 आ रहा है. बिकॉज फ्रैक्शन में जो भी चीजें रहती है, सभी फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ दोगे तो आंसर 1 आता है. ठीक है, फ्रैक्शन में जो भी चीजें रहती हैं अगर सबको आप लोग जोड़ दोगे तो आंसर 1 ही आएगा. जैसे एक प्लेट है,
ठीक है, जिसमें से आधा प्लेट आपके भाई को मिला है, आधा प्लेट आपको मिला है, तो आधा प्लस आधा देखो फ्रैक्शन में था वो, तो आधा प्लस आधा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, तो वाटर का सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन जो है उसको मान लेते हैं x है, तो हमें मालूम है कि 2/5 में x जोड़ूंगा तो आंसर 1 ही आना है मोल फ्रैक्शन से, है ना। मोल फ्रैक्शन टोटल क्या होता है, 1 ही होता है। तो 2 + 5x डिवाइड बाय 5 बराबर 1, तो 2 + 5x बराबर 5, तो 5x यहीं रहेगा, 2 वहां जाके माइनस होगा, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल आया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया, देखो जादुई तरीके से, 2 वहां गया तो 5 - 2 हुआ तो 3 आ गया, x बराबर 3/5 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें मिल गया 3/5। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मैं फॉर्मूला अगर लगाऊं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, ऐसा लिख दूं मैं, बुरा मानोगे मत मानना, तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, जो डिनोमिनेटर में है वही तो टोटल नंबर ऑफ मोल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 5 है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो मुझे मालूम पता चल गया है ना, मालूम चल गया मुझे कितना 3/5 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमें मालूम नहीं है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं मालूम है। अब ये देखो 5 खत्म हो गया तो मुझे H2O के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, मैं डायरेक्टली H लिखता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, 3 है। तो क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो क्या मैं H2O का मास निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास तो मुझे पता नहीं है। मोलर मास कितना होगा H2O का, H2O का मोलर मास ऑक्सीजन 16 और 2 18, हाइड्रोजन 2 18। नंबर ऑफ मोल्स दिया है 3, मतलब हमने फाइंड किया 3, तो x आ गया 54 ग्राम। चलो हमें वाटर का मिल गया 54 ग्राम, बट हमें सॉल्यूशन का मास पता करना है, मतलब H2SO4 का भी मास हमें पता करना ही होगा। अब H2SO4 की कहानी लिखते हैं, आगे बढ़ो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हमें दिया हुआ है, तो उस मोल फ्रैक्शन से हम H2SO4 के पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4, जिसको हमें नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल जो डिनोमिनेटर में वही टोटल है, तो इसको 5 मान लो। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है, मोल फ्रैक्शन 2/5 है, 5 खत्म, तो इसके मोल्स कितने आ गए, इसके मोल्स आ गए 2। n से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। समझे कैसे आया, मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ था, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ वरना रोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है, मोल फ्रैक्शन दिया था 2/5 क्वेश्चन में ही, तो ये 5 खत्म हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। अब हमें पता करना है इसका मास, अब पता कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास तो मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स पता है बस। मोलर मास भी मैं पता कर सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 × 1, 1 सल्फर मतलब 1 × 32, 4 ऑक्सीजन मतलब 4 × 16, ये हो गया 64, ये हो गया 32, ये हो गया 2। ठीक है, 32 2 34 64 98। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू x/98, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 196 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास इसी को जोड़ देंगे ना, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो 196 + 54 कितना आया, 250 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिसने करेक्ट कर दिया समझ लो जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों को मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन वैसे भी कहीं आने वाला है नहीं, वो तो मेरे क्वेश्चन है ना, कहाँ जाएंगे वो, है ना, मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे वो। सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे पता था काफ़ी हाईटेक लेवल का क्वेश्चन था। ओके, सॉल्व हुआ तो एक बार कमेंट कर दो जरा, मैं भी जान लूँ, ठीक है, किसने सॉल्व कर लिया। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या चीज़ होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर में यहाँ ध्यान रखना, इन लीटर्स, ये होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर या फिर जितना भी लीटर दिया हो उतने सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से, कैपिटल M से। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सॉल्यूट कौन और सॉल्यूशन कौन। तो पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 80 ग्राम NaOH और 54 ग्राम वाटर है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वही हमारा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर चीज़ जा रही है, सॉल्यूट मतलब जो जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग पानी में चीनी डाले तो चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है
और चीनी पानी शरबत क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन रहेगा, सॉल्वेंट वो रहेगा जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो आपको दिख रहा होगा इसका अमाउंट ज़्यादा है, नहीं ये सॉल्वेंट नहीं है, दिस इज सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि हमको अमाउंट देखना है मोल्स में, मोल्स के टर्म में। ठीक है, जो अमाउंट में ज़्यादा रहेगा, लिख लो लिख लो, जो अमाउंट में ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, उसे ही हम सॉल्वेंट बोलेंगे। जो अमाउंट में कम रहेगा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, उसे ही हम सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, अमाउंट इन मोल्स। तो इसका मोल निकालो, इसका मोल 3 आएगा, इसका मोल निकालो 2 आएगा। तो ये 3 ज़्यादा है, इसलिए ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और बाकी सब सॉल्यूट है, और पूरा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब इसके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पे, पहले वो सॉल्व करते फिर कुछ अपने क्वेश्चन देता हूँ मैं, है ना। चलो, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन द प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म। ओके, चलो, तो 4 ग्राम NaOH डाला गया 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन इनफ वाटर टू फॉर्म। अच्छा, मतलब वाटर थी, उसमें 4 ग्राम NaOH डाला गया ताकि 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन तैयार हो जाए। तो बोला है लीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में पहले करो तो 0.25 लीटर। इतना समझा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का सवाल भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बोला मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.25 है, बट हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स तो मालूम नहीं है NaOH के। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका कितना होगा, Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये 40, तो ये 0.1 होगा। तो मोल्स मिल गए 0.1, सॉल्यूशन था 0.25, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10 नीचे 25, 2/5, आंसर आया 0.4। ठीक है, और इसको हम लोग कैपिटल M से इसकी यूनिट को दिखाते हैं, या फिर हम लोग इसको मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.4 m हो गई इसकी मोलैरिटी। ओके, अब कुछ अपने क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब समझ जाओ, हाँ, अब समझ जाया करो कि मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आलसी हूँ मैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 500 मिलीलीटर मतलब 0.5 लीटर। ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसके मोल्स हमें निकालने होंगे। तो मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास 98 होता है, अब तो याद ही हो गया होगा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 डिवाइड बाय 980 आ जाएगा। 49 1 जा 49, 49 20 जा, तो ये 1/20 होता है 0.05। ऐसा होता है क्या, अरे हाँ 0.05। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.05 और इसका वॉल्यूम निकला 0.5। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5/10, है ना। ऊपर नीचे जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 0.2 आगे चला जाएगा, तो 5 और नीचे 50। अब ये सब देखो कैलकुलेशन है, ये सब आपको आना चाहिए। तो 0.1 मोलर इसका मोलैरिटी हो जाएगी। चलो कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, बट क्वेश्चन कर लो पहले, ठीक है। इसी पर मतलब एक कंसेप्ट है। चलो इसको करो पहले, आई होप आपने कर लिया होगा। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा रहा है, ओके। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने चाहिए। इसका मास हमें पता नहीं है, ठीक है, इसका मास हमें पता ही नहीं है, बट हमें मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम भी पता है। 100 ml मतलब 0.1 लीटर, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। 1000 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इसकी मोलैरिटी है 3, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, और ये है 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.3। अब नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, क्या हो गया है इसको, चिपक रहा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला इसका, मास गिवन हमें पता नहीं है। मोलर मास कितना हो जाएगा Na2CO3 का, ठीक है। 2 सोडियम है मतलब 46, 1 कार्बन मतलब 12, और ये 48, 48 12 60, 60 46 106, ठीक है। 106 होगा क्या, ओके। 2 सोडियम तो 46 12 16, 16 3 48, 48 12 60, ओके 106। तो 0.3 इज इक्वल टू x अपॉन 106। 106 3 या क्या हो जाएगा 318, 318 होगा, बट ये 31.8 आ जाएगा। तो ये हो गया उसका मास। समझ में आया, बहुत इजी था, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स पुट किया, आंसर आ गया, खत्म। इसको देखो, 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 924 ऑफ H2O।
सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है बट डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, किसके लिए हम निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पे दे के रखी हुई है आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ हमें H2O का और 196 ग्राम H2SO4 का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 1120। और डेंसिटी दे रखी है 1.12। तो ये पॉइंट से यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। अब 112,000 जा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम आ गया 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर क्यों आया? बिकॉज ये डेंसिटी आपको ग्राम पर मिलीलीटर में दी हुई थी, इसीलिए मिलीलीटर आया। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 लीटर। तो इसका वॉल्यूम देखो 1 लीटर है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल लो H2SO4 के। H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। इसका तो याद ही हो गया, मोलर मास 2 होता है, 2/1। तो इसकी मोलैरिटी आ गई 2m। ठीक है, चलो इसको छाप लो, फिर एक कंसेप्ट बता दो, फिर मोलैरिटी करते हैं। चलिए, तो वो कंसेप्ट क्या है? सपोज किसी की मोलैरिटी है 1 मोलर, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर। किसी की मोलैरिटी है 2 मोलर, ठीक है, 2 मोलर, तो उसको हम बोलेंगे बाय मोलर। किसी की मोलैरिटी है 3 मोलर, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई मोलर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? सेमी मोलर, आधा है ना। सपोज किसी की मोलैरिटी m/10 है, तो वो हो जाएगा डेसी मोलर। क्वेश्चन में क्या करेगा? आपको लिख देगा द मोलैरिटी द सॉल्यूशन इज बाय मोलर, द सॉल्यूशन इज बाय मोलर, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको वहां से समझ जाना चाहिए बाय मोलर मतलब मोलैरिटी 2m बोली हुई है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेना। ठीक है, फिलहाल ज्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास, तो क्वेश्चन में दे नहीं सकता। ठीक है, सपोज m/100 है तो उसको बोलेंगे सेंटीमोलर, सेंटीमोलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मोलैलिटी। तो मैं सोच रहा था पहले मैं मोलैलिटी बता देता हूँ ताकि बोर्ड वालों की छुट्टी हो जाए, बट अगर मैं पहले मोलैलिटी बता दूंगा तो आपके नोट्स में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड वाले आप लोग स्किप कर दो 10-15 मिनट, जब तक भी ये खेल चलता है मोलैरिटी के आगे के टॉपिक का। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस की मोलैरिटी हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन करिए आप लोग, मतलब आप तो नहीं कर पाएंगे, अभी सीख रहे हैं ना। तो मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे पता करते हैं? हमें आयंस की इसमें मोलैरिटी निकालनी रहती है। ओके, सो आयंस की मोलैरिटी हम लोग निकालेंगे। Na+CO3 इनकी मोलैरिटी आएगी कैसे? इसके लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। एक, आपको आयंस डिसएसोसिएट कैसे होते हैं वो पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे H2SO4 मैंने लिख दिया, तो ये कैसे डिसएसोसिएट होता है? H2+ और SO4 2-। ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो इसका पूरा एक चार्ट आता है जो आप लोग गूगल वगैरह पे आसानी से फाइंड कर सकते हो। वहाँ पे लिख देना रेडिकल फॉर्मेशन चार्ट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लो ताकि ऐसे रिएक्शन को कर पाओ। तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Na2CO3 है, तो ये जब डिकम्पोज होगा, डिसएसोसिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2Na+ CO3 2-। ठीक है, 2 यहाँ पे था तो 2 चार्ज बन गया, प्लस 2 सोडियम कार्बन 1 3 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस। अब क्या करेंगे हम लोग Na2CO3 की मोलैरिटी पता करेंगे। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके मोल्स निकालो, 106 ग्राम है इसका मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई? मास अपॉन मोलर मास। और नीचे आएगा 0.5 आएगा, है ना। मास कितना दिया हुआ? 106। मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का? अभी हम लोगों ने शायद फाइंड किया था ना, 106 आया था। एम आई राइट? हाँ, 106 ही आया था। और नीचे है 0.5, ये तो कट के 1 आ गया, तो ये हो गया 1/0.5। काटोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। मतलब Na2CO3 की मोलैरिटी है 2m। तो हम लोग अब स्टोइकियोमेट्री से पता करेंगे कि आखिर इसकी मोलैरिटी कितनी हो सकती है। तो इसकी मोलैरिटी निकल गई 2m। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या है? 1 है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में डबल हो रहा है। तो 2 है तो इसकी मोलैरिटी होगी 4m। समझ रहे हो ना? जैसे पिछली बार हम लोग क्या करते थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, स्टोइकियोमेट्री से डबल कर देते थे, वैसे ही इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 4m। फिर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब जितनी इसकी मोलैरिटी उतनी ही उसकी मोलैरिटी, तो इसकी भी मोलैरिटी हो जाएगी 2m। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मतलब 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तब कैसे आएगी मोलैरिटी। ओके, और फिर आएगी मोलैलिटी। मोलैलिटी छोटा है और फिर नॉर्मलिटी भी मोलैरिटी की तरह काफ़ी बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट मास है। टेंशन मतलब सब छोटे छोटे हैं। चलो मैं करता हूँ इसको, देखो जल्दी से। H2SO4 जब डिसएसोसिएट होता है ना तो इस तरीके से होता है। अभी मैंने करके दिखाया था 2H+ + SO4 2-। इस तरीके से ये डिसएसोसिएट होता है।
ठीक है, मतलब H2SO4 की पहले मोलरिटी हम लोग पता कर लेते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके मोल्स कितने आएंगे, 49 ग्राम है और ये होता है 98, तो 49/98 डिवाइड बाय 0.25 है ना, 0.25 हो जाएगा ना 250 मिलीलीटर। तो 49/98 0.5 हो गया और नीचे 0.25 हो गया। 49/98 1/2 आएगा और 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5। ठीक है, अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डेसिमल हट जाए। तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 25। इसकी मोलरिटी आ गई 2m। तो इसकी मोलरिटी 2m है, तो मुझे H+ आयन की पता करनी है। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ मोलरिटी भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब इसकी मोलरिटी हो जाएगी 4m। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, तो इसकी मोलरिटी रहेगी 2m। बट पता किसका करना था, H+ का। H+ का कितना आया, 4। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। हो गया, समझ गए अच्छे से, आगे। ओके, तो सपोज मेरे पास 2 कंटेनर है, एक में है N1 मोल्स, एक में है N2 मोल और इसमें है टोटल मोल्स। इसकी मोलरिटी है M1, इसकी मोलरिटी है M2, इसकी मोलरिटी है M। सपोज हाँ, इसकी मोलरिटी है सॉरी, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम है V, है ना। दोनों का टोटल है ये, इस कंटेनर का सॉल्यूशन प्लस इस कंटेनर का सॉल्यूशन, तो ये मिक्सचर हो गया। तो इस मिक्सचर की मोलरिटी हम कैसे पता करेंगे, वही हमारा सवाल है। ओके, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहूँ तो n इज इक्वल टू लिख सकता हूँ M1V1, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ N2 इज इक्वल टू M2V2, इतना समझ रहे हो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू MV, इतना समझे। ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये हो गया V1 प्लस V2। अच्छा, अगर मैं दोनों के मोल्स को जोड़ूँ तो मुझे टोटल मोल्स मिलेंगे, मतलब इसका मोल प्लस इसका मोल मुझे मिल जाएगा, ये वाला मोल, इतना समझे। अब इसके N1 है M1V1, N2 है M2V2 और N है M इंटू V1 प्लस V2। अरे टोटल वॉल्यूम ना, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 ना। ये जो V है ये भी टोटल है, तो ये टोटल कैसे आएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से मुझे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर दिख रही है। ये मोलरिटी कौन सी है, ये है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या है ये, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो अगर मैं यहाँ से मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला जानना चाहूँ तो मैं इसको नीचे भेज देता हूँ इसके। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब जिनको फॉर्मूला नहीं समझ में आया कैसे आया, वो लोग धन्य हैं, बस उन लोग इसको रट लें, कैसे कैसे आया उस पर ध्यान न दें। रटना भी आसान है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसी गलती होती है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसे रटना है। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, यहाँ पे N2 मोल्स है सॉल्यूट के और यहाँ पे N मोल्स है सॉल्यूट के, इतना समझा। यहाँ पे मोलरिटी M1 है, यहाँ पे मोलरिटी M2 है। इनको जब जोड़ दोगे, इनका जब मिक्सचर बना दोगे तो ये मोलरिटी बन जाएगी मिक्सचर की, ये मोलरिटी बन जाएगी मिक्सचर की। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। उसको मैं V1 प्लस V2 लिख देता हूँ। जैसे एक कंटेनर में 3 बॉल है, एक कंटेनर में 5 बॉल है, तो दोनों कंटेनर को एक ही कंटेनर में डाल दोगे तो 8 बॉल हो जाएगी ना, 5 ही था ना, 8 बॉल हो जाएगी ना। तो 8 बॉल हुई यहाँ पे, कैसे किया, 5 प्लस 3, मतलब 5 प्लस 3 मतलब V1 प्लस V2। ओके, तो मैंने बोला इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स को जोड़े तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलते। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से फॉर्मूला बना लिया, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यह डेरिवेशन, फॉर्मूला आ गया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। एक क्वेश्चन कराता हूँ, फटाक से करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट फॉर्मूला लगाइए। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 200, M2 कितना है 0.4 है, V2 कितना है 500 डिवाइड बाय, ये क्या आएगा, ये आएगा 0.2। क्यों, क्योंकि मिलीलीटर में दिया है ना, और ये आएगा 0.5। क्यों, क्योंकि मिलीलीटर में दिया है ना, तो लीटर में 0.5। V1 प्लस V2 हो जाएगा 0.2 प्लस 0.5, ऑड आंसर आएगा 0.5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.1, है ना, 0.1 हो जाएगा ना, चलो मान लेता हूँ। और ये 0.2 हो जाएगा और ये 0.7 हो जाएगा, ऊपर 0.3 हो जाएगा, नीचे 0.7 हो जाएगा, पॉइंट दोनों जगह है तो हटा दो, 3/7 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 0.4, नियरली 0.428 ऐसा आंसर आएगा। तो 0.242 मोलर हो गया इसका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब टॉपिक आता है मोलैलिटी का, बोर्ड वाले खुश हो जाएं, ये उनके लिए लास्ट टॉपिक है, आधे घंटे में उनका काम हो गया, 15 ही मिनट में, है ना, बाकी स्किप कर दिए होगे। सो व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे m से, और ये होता है
कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में, कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, रिमेंबर इन kg, याद रखना kg में। ठीक है, पहली दूसरी वाला kg नहीं, kg मतलब किलोग्राम, किंडरगार्टन नहीं। ठीक है, चलिए तो मोलैलिटी का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। इसमें बोला है 3 मोलर सॉल्यूशन का NaCl के डेंसिटी दी हुई है 1.25 और कुछ दिया ही नहीं है, बोलता है मोलैलिटी पता करो सॉल्यूशन की। ठीक है, मोलैलिटी मतलब क्या, छोटा m, छोटा m पता करो सॉल्यूशन का। 3 मोलर NaCl है और इसका डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी किसका दिया, सॉल्यूशन का दिया हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ओके, चलो तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो जब कुछ भी ना दिया हो, जब कुछ भी ना दिया हो आपको क्वेश्चन में, तो आप मान लोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। समझ गए, लिखो नोट्स में लिखो, व्हेनेवर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन, व्हेनेवर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू अज्यूम दैट द सॉल्यूशन इज ऑफ 1 लीटर। ओके, तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हो गया 1, n अपॉन 1 लिखो या n लिखो, बात तो वही है। हाँ भाई, मोलैलिटी है 3m, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। NaCl का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 35.5, ये आ गया 58.5। ओके, तो 3 इज इक्वल टू मास अपॉन 58.5, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 175.5। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, ये हो गया इसका मास, इसका मास हमें मिल गया, बहुत अच्छी बात है। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम हमने मान लिया, तो क्या सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.25 और वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर, क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो अब वॉल्यूम भी मिलीलीटर में रखोगे, तो इसका मास हो गया 1250 ग्राम। ये हो गया सॉल्यूशन का मास, ये हो गया सॉल्यूट का मास। तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर बोलो मास ऑफ H2O बराबर 1250 माइनस 175.5, छाप लेता हूँ मैं, क्या आया आंसर 1074.5 ग्राम। फॉर्मूले में रखो बस, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि H2 वाटर ही तो सॉल्वेंट है आपका, तो इसको kg में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.0745। सॉल्यूट का मोल कितना है, सॉल्यूट कौन था यहाँ पे, सॉल्यूट था NaCl, और NaCl के मोल्स निकालोगे तो 3 ही आएगा, है ना, 3 ही आएगा, बिकॉज ये नंबर ऑफ मोल ही तो हो गया, एक तरीके से नंबर ऑफ मोल ही तो होता है मास अपॉन मोलर मास। निकाल के देख लो, ये क्या है, ये है मास, ये क्या है, ये है मोलर मास, निकाल के देख लेना, 3 आएगा। तो 3 अपॉन 1.0745 पुट करोगे तो आंसर 2.79 मोलैलिटी आ जाएगी। समझ गए, आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, और बोर्ड वाले अब जा सकते हो। चलिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, 40 ग्राम या फिर 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो सीधा सीधा आपको सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो जो बोर्ड का क्वेश्चन था ना, उससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ये हो गया किसका, ये हो गया सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट का मास। मास दिया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितनी बार बताऊं, है ना, ये 98 ही होता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, तो मतलब आंसर आ जाएगा 1/1000। 1000 आएगा क्या, 1/1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, मैंने बोला kg में रखो, क्या बोला, kg में रखो। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने निकले 1, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 1000 ग्राम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम, तो इसका आंसर 1 आ गया, देयरफॉर मोलैलिटी इज 1। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अब तो इक्विवेलेंट मास देखते हैं, और फिर 2 छोटी छोटी बातें हैं वो बता दूंगा, फिर नॉर्मेलिटी देखेंगे, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, काफ़ी कुछ है अभी। तो 2 छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ध्यान में ज़रूर रखें। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं बताया। ठीक है, आई वॉज नोइंग, मुझे पता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आते हैं, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। ठीक है, तो कमेंट आने लगे कि आपने क्यों नहीं बताया इसको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, NCERT में नहीं दिया है, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो ये भी वैसा ही टॉपिक है, बट आप कहते हो कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है तो बता रहा हूँ। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं,
पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है, देखो मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁻⁶। अरे लिखो ना 10 लाख, 10 को 10⁻⁶ मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 10 लाख। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि शुगर है 2 ppm, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम शुगर जो है वो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, शुगर 2 पार्ट्स पर मिलियन इन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जो 2 ग्राम शुगर है वो 1 मिलियन या फिर हाँ मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, 2 ग्राम शुगर 1 मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 2 ग्राम शुगर 1 मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहाँ पे 3 भी हो सकता था, तो इसका मतलब 3 ग्राम शुगर 1 मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लोगे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁶ से, ये आपको आंसर दे देगा पार्ट्स पर मिलियन का। ओके चलो समझ गए। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ओके, सी वाटर कंटेन्स 53 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन ओके 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का आप लोगों को मास देकर रखा हुआ है, वॉल्यूम देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछा है क्वेश्चन में कि सी वाटर में 53 पार्ट्स पर मिलियन होते हैं Na2CO3 के, इसका मतलब है 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट होता है 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मतलब सी वाटर का आप लोग 1 मिलियन ग्राम जब वजन निकालोगे तो उसमें 53 ग्राम Na2CO3 निकलेगा, ऐसा ही ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो आपको पूछा है मास क्या होगा Na2CO3 का, तो ये सॉल्यूट है ना, इसी का मास निकालना है। ये आपको दिया हुआ है कितना है 53, ये आपको पता नहीं है, x ले लो। मास कितना दिया सॉल्यूशन का 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, इसको हम लोग 100 बना लेते हैं तो थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना, कि 100 ही रहने दें, चलो 100 ही रहने देते। तो ये हो जाएगा 5300, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ बराबर x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5300 डिवाइड बाय 10 के आगे 6 0, 3 3 6। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब इसको डिवाइड वगैरह कर लेना तो आपको मास मिल जाएगा सॉल्यूट का। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ पार्ट्स पर बिलियन, सेम वही कहानी है, फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह आपको दिखेंगे नहीं इस पे। पार्ट्स पर बिलियन मतलब 10⁻⁹, बिलियन मतलब 10⁻⁹। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि NaCl है 5 ppb, तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 10⁻⁹ बिलियन सॉल्यूशन में। ठीक है, 10⁻⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, जैसे वहां पे था 5 पार्ट्स पर बिलियन अगर NaCl के हैं तो इसका मतलब 1 बिलियन सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। अब इसका फॉर्मूला उसी हिसाब से बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ चेंज आ जाएगा। तो फिर सेम कैसे रहा, अरे माफ कर दो गुरुजी, तो ये 10⁻⁹ आ गया। ठीक है, समझ गए पार्ट्स पर बिलियन। आपकी ये बातचीत हो गई छोटी मोटी। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो आई थिंक अब बोर्ड वाले जा चुके होंगे बिकॉज उनके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, आई डोंट नो बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये सब कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन मिस्टर एक्स। अब ये मिस्टर एक्स हैं कौन, मिस्टर एक्स हैं वैलेंसी फैक्टर, या फिर इसको एक्स फैक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये है वैलेंसी फैक्टर। पता कैसे चलेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, सही बात है,
तो देखो सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें जितने H+ आयन होंगे वही होगी X की वैल्यू। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें जितने OH- आयन्स होंगे वही होगी X की वैल्यू। अच्छा, अगर H और OH दोनों नहीं है मतलब सॉल्ट हो गया, तो अगर सॉल्ट हो गया तो X की वैल्यू होगी टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन विल बी द वैल्यू ऑफ X। टेंशन नहीं, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 NaOH Na2CO3। इतने काफी है। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया सॉल्ट। हो जाएगा तीनों टॉपिक कवर। चलो मान लेता हूँ, मैं इतना बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। तो इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास। चलो आपकी भाषा में ही लिखता हूँ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन X। अब ये X क्या होगा? एसिड के लिए X होगा H+ आयन, जितने H+ आयन वही होगा X। बेस के लिए होगा OH- आयन, जितने OH- आयन वही X। ओके, सॉल्ट के लिए होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ओके, तो ये क्या है? H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम में ही एसिड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कितने H+ आयन है, तो ये देखो 2 H+ है, मतलब 2 H+ आयन है ना। इसको जब डिसएसोसिएट, देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, कितने H है भाई? 2 H है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो H2 कितने? 2 H है, तो X कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 होता है, कब से बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया 98 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आ गया 49 ग्राम, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास रिएक्टेंट में हमेशा सेम होता है। इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज सेम एज रिएक्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, NaOH का निकालते इक्विवेलेंट मास। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, बहुत जिद्दी हूँ मैं। NaOH होता है 40 ग्राम मोलिकुलर मास, और इसका X फैक्टर कितना होगा? OH- आयन देखो कितने हैं, NaOH है, इसको डिसएसोसिएट करोगे तो ये होगा Na+OH-। तो एक OH- आयन है, तो इसका मतलब 40 डिवाइड बाय 1, तो 40 ही रह जाएगा। Na2CO3 को अगर हम डिसएसोसिएट करेंगे तो ये होगा 2Na+ प्लस CO3 2-। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन देखना है हमें। कैटायन तो ये है, कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद फाइंड किया था, 106 या 53 आता है ना। 46 प्लस 48, ओके, फिर 12, ओके, 106 ना। तो 106 डिवाइड बाय X फैक्टर, X कितना है? 1 है, तो आंसर आ गया 106। कितना ईजी है देखो। तो खत्म होता है आपका इक्विवेलेंट मास का टॉपिक। अब इसी का भाई आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो बहुत छोटे छोटे और बहुत ढेर सारे कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ ना, तो हो सके तो इसके बाद आप एक ब्रेक ले लेना, और फिर ब्रेक के बाद हम मिलेंगे नॉर्मेलिटी के साथ, ठीक है। इसके बाद नॉर्मेलिटी है, वही लास्ट टॉपिक है, बट वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, 20 मिनट जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में तो आवाज़ हमेशा आता ही रहता है, जानते ही हो आप लोग। क्या करें, बाहर ट्रैफिक लग जाता है तो वाट लग जाती है अंदर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ 0. कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, ओके, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसके आप लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो NaOH का भी हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था, आपको याद नहीं है तो पीछे जाके देख सकते हो कैसे निकाला था हमने। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन X फैक्टर। इसके लिए X फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा, है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट मास है। कितना मॉलिक्यूलर मास है? 40, तो 40 हो गया। मास कितना दिया? 0.4, ठीक है। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/100, ओके। 1/100 क्या हो जाएगा? 0.01। तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए 0.01, ओके। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा एक आगे डेरिवेशन पर लेकर जाते हैं, ठीक है, अलग लेवल पर लेकर जाते हैं इसको हम लोग। चलो, तो मैंने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा, ठीक है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। अच्छा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है उसका मैंने फॉर्मूला बताया है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन X फैक्टर, ठीक है। तो मास अपॉन
इक्विवेलेंट मास की जगह मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अब ये देखो फ्रैक्शन में आ गया तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स मास के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। चलो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला नहीं आया है अभी तक, लास्ट स्टेप करने से पहले ही मैं करने लगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको इनक्लोज कर देता हूँ। ये देखो एक्स है तो मैं एक्स को क्या करता हूँ, रेड कलर से यहाँ पे बना देता हूँ, वरना ये मल्टीप्लाई एक्स दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो गया है ना। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर। ये मल्टीप्लाई को मैं कैसे लिखूँ, ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा है ना, एक्स फैक्टर भी वैसा ही है, तो इनटू एक्स फैक्टर। ये देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर, नया फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। नहीं समझा ना, मुझे भी नहीं समझा, चलो फिर से समझता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। इतना समझा था ना। चलो आगे बढ़ते। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। अब ये एक्स ऊपर चला गया तो फॉर्मूला हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एक्स। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो नंबर ऑफ मोल होता है ना, तो ये नंबर ऑफ मोल हो गया मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर हो गया। इसका आंसर अब निकालो। 0.4 ग्राम NaOH के मॉलिक्यूलर मास पता ही है आपको, तो इसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो क्या होगा, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है इसका 40, तो इसका आंसर देखो आ जाएगा 0.01। इसके लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1, तो फॉर्मूले में रखो n है 0.01, एक्स फैक्टर है 1, तो इसका आंसर देखो 0.01 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। समझ गए डेरिवेशन क्या था, फिर से समझा देता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। फिर से फॉर्मूले में हमने रखा है इक्विवेलेंट मास की जगह ये रखा है, एक्स ऊपर गया, ये फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर। नया फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। बात वही है, बस घुमा दिया है। ठीक है, चलो जैसे आपको अभी नहीं निकालना इक्विवेलेंट मास आपको निकालना ही नहीं है, तो अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, हलवा फॉर्मूला है ना। जैसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दे दिया और एक्स फैक्टर आपको खुद से पता करना रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 2 मोल हैं H2SO4 के, ठीक है, बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। कुछ लोग वहीं पे हैंग, और कुछ समझदार बच्चे दिमाग लगाएंगे, मोल से वो मास निकालेंगे, मोल से मास निकालेंगे, मास से इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पुट करेंगे। बट हमने तो पढ़ाई की है, हमें एक और फॉर्मूला मालूम है, तो हम नंबर ऑफ मोल की जगह 2 पुट करेंगे। एक्स फैक्टर इसके लिए कितना होता है, 2H है ना, तो मतलब 2 होता है, तो 2 × 2 इसका आंसर 4 आ जाएगा। समझे। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए वहीं पे कि उसी को कैसे आप दोबारा उसी मेथड से कर सकते थे, उसी को वैसे कर सकते थे। तो आप लोग क्वेश्चन अब देख लेना, बुक वगैरह होगी आपके पास केमिस्ट्री की NCERT, तो NCERT में शायद क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो उससे सॉल्व कर लेना। हम लोग अब सीखते हैं नॉर्मेलिटी, बिकॉज हलवा टॉपिक है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन कराने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर, ठीक है, फुल स्टॉप हटाओ, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मेलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े N से। ठीक है, ऐसे ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड रिमेंबर कि वॉल्यूम रहना चाहिए लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम रहना चाहिए लीटर्स में। इतना समझे, फॉर्मूला आ गया, बस यही तो है, और क्या समझना है। अभी आगे भी इसके कंसेप्ट आएंगे, बट यही बेसिक आइडिया नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूं। इफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 500 ml solution, find normality। ठीक है, find
नॉर्मेलिटी। ओके, तो नॉर्मेलिटी कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी पता रहना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट है ना। ये क्या हो गया, ये तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है, ये हमें पता करना है। तो उससे पहले नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर। याद है कि भूल गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना सीधे सीधे। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास 98 होता है, रट गया होगा अभी तक है ना। तो ये कटेगा तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1। ओके, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1। एक्स फैक्टर H2SO4 के लिए क्या होता है, ये ऐसे डिसोसिएट होता है 2H प्लस आयन कितने 2, तो 0.1 इंटू 2 तो ये आएगा 0.2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया, मतलब 2 हमें मिल गया। क्वेश्चन कहाँ गया, 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 0.5 लीटर। अब इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 20/5 आएगा, तो आंसर 4 नॉर्मेलिटी आ जाएगी आंसर। ठीक है, नॉर्मेलिटी 4 आ जाएगी। कैसे किया हम लोगों ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया। कैसे पता चला, सॉल्यूट ना। ओके, सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन फैक्टर इंटू एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.1 निकाले हमने, एक्स फैक्टर हमें मालूम था 2, शॉर्टकट में आ गया, वरना हम लोग वैसा फॉर्मूला लगाते तो बड़ा पड़ता। तो ये आंसर आ गया, फिर हम लोगों ने फॉर्मूले में रखकर सॉल्व कर लिया। एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, चलिए। तो फिर से मैं आपको वैसा ही लिस्ट दे देता हूँ जैसा मोलरिटी के लिए दिया था। तो एक होता है नॉर्मल जिसकी नॉर्मेलिटी 1, एक होता है बाय नॉर्मल जिसकी नॉर्मेलिटी 2n, एक होता है ट्राई नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन इस पे है एक इसीलिए। तो ये 3, एक हो गया सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल हो जाएगा n/2, फिर आएगा डेसी नॉर्मल, पिछली बार की तरह एकदम डेसी नॉर्मल मतलब n/10, फिर आएगा सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल होगा n/100। ठीक है, चलो लिस्ट यहीं रहने देता हूँ, छाप लो, अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, और फिर लास्ट टॉपिक होगा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। चलो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल मतलब इसकी नॉर्मेलिटी है 1/2। नॉर्मेलिटी होती है इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है n इंटू एक्स फैक्टर। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। बट इसमें से हमें कुछ भी नहीं मालूम है, मोलर मास मालूम है बट हमें इसका मास नहीं मालूम है ना, मास ही तो हमें पता करना है। तो रख दो यही फॉर्मूला ना, यही फॉर्मूला रख दो, यही फॉर्मूला रख दो। यहाँ पे नॉर्मेलिटी है n/2। ठीक है, n/2 मतलब 1/2। ओके, नॉर्मेलिटी है 1/2, n/2 मतलब 1/2, 3n मतलब 3, n/10 मतलब 1/10। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स फैक्टर। वॉल्यूम कितना दिया है 0.250, 1/2। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कितना होता है इसके लिए, 1 होता है, मैंने बताया है आपको। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहीं पे रहने दो, हटा दो उसको। ये हो गया 0.25, ईजी के लिए, हाँ ईजी बनाने के लिए। अब देखो मास तो हमें मालूम नहीं है बट हमें मोलर मास मालूम है और बाकी सब यहाँ पे है, तो मास निकल आएगा। 1/2 इज इक्वल टू, मास हमें मालूम नहीं है बट इसका मोलर मास होता है 40, इसके नीचे है 0.250। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.250 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू मास अपॉन 40। 2 1 जा 2, 2 20 जा, अब ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 5 आई थिंक, है ना। 25 2 जा 50 होता है बट 0.25 इंटू 20, चलो करके देख लेते हैं, 15 आ जाए, है ना। 0 0 0 0 0 0 0 5 0। ओके, तो 0 0 0 5 0, 3 0 फिर 5। ओके, 3 नंबर के बाद पॉइंट तो 5 आएगा, सही कहा था मैंने। तो 5 ग्राम हो गया इसका मास। समझे कैसे किया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्ड इनटू एक्स फैक्टर।
अब एक्स फैक्टर तो 1 था तो उसको गायब कर दो चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास पुट किया, ऐसा इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, आगे मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं हम लोग क्या इनके बीच में कुछ रिश्ता बना सकते हैं। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं लिखता हूँ, जगह कम है मेरे पास, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम दिख रहा है, तो अगर मैं नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर दूं तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएंगे, तो बचेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर, डिवाइड में भी है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब क्या होगा, अब नंबर ऑफ मोल्स तो कैंसिल हो गए, तो मतलब n बाय m बराबर हो गया x बाय 1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी m इंटू एक्स। देखिए कितना अच्छा रिश्ता हमने इनके बीच में स्टैब्लिश कर लिया, समझ रहे हो। नॉर्मेलिटी थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने जब नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड किया तो ये दोनों तो खत्म हो गए, बचा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। ये भी सॉल्यूट का है, ये भी सॉल्यूट का है, बस मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। ठीक है, बुरा मान रहे थे कुछ लोग, मैं लिख देता हूँ भाई। तो ये और ये कैंसिल हो गए तो बचा एक्स फैक्टर, तो n अपॉन m बराबर आया x बाय 1 के, तो नॉर्मेलिटी आ गई मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ठीक है, समझो इस चीज को। जैसे हमारे पास है H2SO4, बोल दिया इसकी मोलैरिटी है 0.2 m, मुझे बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। सब लोग हैंग, पूरी क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ये करेंगे भी तो बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा। जैसा हम लोग देखो डेरिवेशन किए ना, ये पूरा डेरिवेशन उन लोग करते ही है सम को सॉल्व करने में, बट हमें मालूम है कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। मोलैरिटी है 0.2, एक्स फैक्टर है 2, अरे 2 है ना, 2H प्लस आयन, तो 0.2 इंटू 2 0.4 आ गई नॉर्मेलिटी। कितना हलवा क्वेश्चन हो गया, क्यों, हमारे डेरिवेशन की वजह से। तो नोट करके लिख लो कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी बता ही देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन H2SO4 वाले लिख दो, क्वेश्चन लिखो द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.2 मोलर, देन फाइंड द नॉर्मेलिटी, फिर ये फॉर्मूला लगाओ लिख दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। NaOH की मोलैरिटी 1 मोलर है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर, इसके लिए एक्स फैक्टर 1 है तो 1 इंटू 1, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हो। क्या क्वेश्चन ले सकते हो, कोई क्वेश्चन मत लो, सब तो ईजी है ना, कर ले जाओगे ना, आप कर ले जाओगे ना, भरोसा कर लूँ, नहीं करूँगा। Na2CO3 है, ठीक है, आपको बोला कि इसका मोलैरिटी जो है वो 0.5 है, तो इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर 0.5 है, बट बस एक्स फैक्टर निकाल लो। एक्स फैक्टर कितना होगा, 2 Na है और जिसके ऊपर चार्ज है CO3 2 माइनस और इसके ऊपर चार्ज है प्लस 2 Na प्लस। ठीक है, ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये होता है 2 Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो एक पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे, तो इंटू 1, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी उतनी ही होगी, तो नॉर्मेलिटी इसकी 0.1। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, व्हेनेवर द वैलेंसी फैक्टर या फिर एक्स फैक्टर इज 1, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। समझे, देखो कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल, वरना ऐसे क्वेश्चन जेई में आया तो सब लोग करते बैठेंगे, हम लोग तुरंत मारेंगे। नीट में आएगा वैसे ये सवाल, ठीक है, जेई में तो कम चांस। चलिए, तो जैसे हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर देखा था, वैसे ही हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। कोई मिक्सचर है तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे। अब ये मिक्सचर कई टाइप का हो सकता है नॉर्मेलिटी में, ये एसिड प्लस एसिड भी हो सकता है और बेस प्लस बेस भी हो सकता है। ठीक है, एसिड प्लस एसिड भी हो सकता है और बेस प्लस बेस भी हो सकता है, और हाँ एसिड प्लस बेस भी हो सकता है।
तो एसिड प्लस बेस का फॉर्मूला अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है प्लस यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे एक कंटेनर है, दोनों में एसिड है या फिर दोनों में बेस है, जो पसंद हो वो मान लो, जो पसंद हो वो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन है, खतरा है, जाना मत पास। ओके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर से मान लेते हैं, सपोज इसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, तो इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, नॉर्मेलिटी रहेगी N। समझे कि नहीं इतना? ओके, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा N1 प्लस N2 बराबर N, ठीक है। N1 की वैल्यू N1 V1, N2 की वैल्यू N2 V2, N की वैल्यू N इंटू V1 प्लस V2, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आ गया N1 V1 प्लस N2 V2, सेम फार्मूला है, डिवाइड बाय V1 प्लस V2, दैट्स इट। ओके, तो वो फार्मूला समझ गए ना, N इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। न्यूमेरिकल इकट्ठे कराता हूँ। ओके, तो टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल होंगे खुद से सॉल्व करिएगा, मैं अपनी एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एसिड प्लस बेस है, तो अब इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला, सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है एसिडिक और यहाँ पे कंटेनर है बेसिक, इनका मिक्सचर आ रहा है ऐसा, ठीक है। सपोज इसकी नॉर्मेलिटी है Na, वॉल्यूम है Va, इसकी नॉर्मेलिटी है Nb, है ना, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, और इसका वॉल्यूम तो V हो जाएगा, मतलब V1 प्लस V2, और इसकी नॉर्मेलिटी N हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि क्या NaVa बड़ा है NbVb से, ठीक है। अगर NaVa NbVb से बड़ा होगा तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अरे सीधी बात है ना कि जब एसिड ज़्यादा होगा बेस से तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक हुआ और उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता करनी पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी NaVa माइनस NbVb, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड में से बेस को निकालेंगे तभी तो हमें एसिड के नॉर्मेलिटी के बारे में पता चलेगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ओके, अब सपोज NbVb बड़ा हो गया NaVa से, मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो जब बेसिक हो गया तो अब की बार क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? उल्टा कर दोगे, N इज इक्वल टू NbVb माइनस NaVa डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है, या फिर Va प्लस Vb भी इसको बोल सकते हो। समझ गए? अब की बार बेस में से एसिड को माइनस कर दोगे, जब सॉल्यूशन बेसिक होगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसे, ठीक है। सॉल्यूशन जब बेसिक होगा तो आप बेस में से एसिड माइनस करोगे, मतलब NbVb में से NaVa, और जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एसिड में से बेस माइनस करोगे, मतलब NaVa में से NbVb माइनस करोगे। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो जितने भी हैं, और अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, सपोज कभी NaVa बराबर भी तो हो सकता है NbVb के, तो ये कंडीशन तब आएगी जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है। और यही है उसका फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ एसिड से, इक्वल पुट कर दोगे नॉर्मेलिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बेस, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कराता हूँ तब समझ जाओगे। ये चारों फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। तो पहला क्वेश्चन बोलता है 0.4 N 200 मिलीलीटर ऑफ HCl ऐड हो रहा है 0.3 नॉर्मेलिटी 200 मिलीलीटर ऑफ NaOH में, तो पता करो नॉर्मेलिटी क्या होगी मिक्सचर की। ओके, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ एसिड है, H प्लस आयन दिखाता है एसिड, OH माइनस आयन दिखाता है बेसिक। तो हम निकालेंगे NaVa और निकालेंगे NbVb, ठीक है। निकालो NaVa, निकालो NaVa कितना आएगा? Na है 0.4, एसिड कहाँ? एसिड मतलब H प्लस आयन वाला, मतलब ये, बेस मतलब OH माइनस आयन वाला, मतलब ये, और Va है 200, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू 200, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? आई थिंक सो कि ये 80 आ जाएगा, है ना, 80 आ जाएगा आई थिंक। ओके, 2 4 जा 8 होता है, 0.8 होता है 80, हाँ सही है। तो इसका 80 आ गया। NbVb निकालो थोड़ा, NbVb क्या आएगा? NbVb होगा 0.3 इंटू 200, मतलब ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पे देखो तो NaVa जो है वो बड़ा आ रहा है NbVb से, और मैंने पहले ही कंडीशन लिख के दी थी कि अगर NaVa NbVb से बड़ा हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो मतलब ये सॉल्यूशन है एसिडिक। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला, सेकंड वाला। तो फॉर्मूला क्या है? N एसिड इज इक्वल टू NaVa, NaVa हमने निकाला 80 माइनस 60 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इसमें देखो लीटर में चेंज नहीं करना है, तो 200 प्लस 200 ये हो गया 400, तो ये आ गया 20/400, 0 0 खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 20 या
तो 1/20 आ गई इसकी नॉर्मेलिटी, किसकी, मिक्सचर की। समझ गए, NaVa निकालोगे NbVb निकालोगे, अगर दोनों बराबर हैं तो वो तो न्यूट्रल है, अगर NaVa बड़ा हुआ तो एसिडिक हुआ, सेकंड फार्मूला लगाना, NbVb बड़ा हुआ तो बेसिक हुआ, थर्ड फार्मूला लगाना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है 0.4 नॉर्मेलिटी 500 ml HCl न्यूट्रलाइजेज, मतलब उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब यहाँ पे थर्ड फार्मूला ही लगना है सीधा सीधा, ठीक है। तो NaVa बराबर हो गया NbVb के। क्वेश्चन में एसिड जो है HCl एसिड है, इसका 0.4 दिया है नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम दिया है 500 और इसका NB निकालने बोला है। NB हमें देखो निकालने बोला है KOH का, OH माइनस आयन दिखाता है बेस, तो इस NB को हमें पता करना है और VB दिया है 300, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या, मतलब इसको यहाँ भेजो। 0.4 इंटू 500 कितना होता है, मुझे भी पता करना पड़ेगा। ओके 200 होता है, ठीक है। 0.4 इंटू 500 200 होता है और 300 इसके नीचे गया, 0 0 0 0 खत्म, तो बेस का जो नॉर्मेलिटी है वो 2/3 आ गया, या फिर इसको 0.666 भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आखिरी का टॉपिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक हो गए इस लेक्चर में, इसीलिए नोट डाउन करो, 2-3 बार रिवाइज करो, 1-2 बार लिख के रिवाइज करो और 1 बार बोल के रिवाइज करो, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखो, लेक्चर को 2 बार देखो, 1 बार सो के देखो, कॉन्सेंट्रेट होके देखो, और दूसरी बार बुक लेके बैठो, नोट करते हुए देखो, क्योंकि नोट करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। समझ गए कैसे किया हम लोगों ने। NaVa बड़ा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक, सेकंड फार्मूला निकालोगे आप, NaVa मल्टीप्लाई करके निकालोगे, NbVb बड़ा हुआ तो सॉल्यूशन बेसिक, ठीक है, और थर्ड फार्मूला। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट सेक्शन जरूर चेक करूंगा और आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में मैं थर्ड चैप्टर का 1 शॉट बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।